Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. हम बात करेंगे आज वर्ल्ड ड्रॉट एटलस की, कास्ट बेस्ड सेंसस की, इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रेजिलियंस, ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राईलैंड्स एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल. तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताती जाऊंगी. कॉन्टेक्स्ट आई रेफर टू और डिटेलिंग्स प्लस विल डिस्कस कि आप इसको कहाँ कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रीलिम्स में, मेंस में, तो साथ साथ पैरेलली वी विल सी. ठीक है, फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें दोज हु हैवंट डन येट, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन दैट गेट पब्लिश्ड. ऑल्सो यू कैन शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, हर किसी के लिए रेलिवेंट है. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक भी दे सकते हो. इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद दिस वेरी फर्स्ट आर्टिकल. International Advisory Body for Submarine Cable Resilience was launched to address the growing challenges and ensure the continued resilience of submarine critical इंफ्रास्ट्रक्चर. ये पिक्चर आप देख रहे हो तो पिक्चर से थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब मैं सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ तो कैसा होता है, कैसा दिखता है, राइट. तो जितना आप पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं ना उतनी चीज़ों में याद रहती है, इमेजिनेशन पावर. कॉन्टेक्स्ट यही है कि इंटरनेशनल एडवाइजरी बॉडी फॉर सबमरीन केबल रेजिलियंस वाज रिसेंटली फॉर्म्ड. किस लिए? टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय द सबमरीन केबल्स. सबमरीन केबल्स जैसे मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया, दे आर इन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर. दे कैरी 95% ऑफ द इंटरनेशनल इंटरनेट कम्युनिकेशन ट्रैफिक. दे आर लेड ऑन द सी बेड. देख रहे हो आप पिक्चर में? दे कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ग्लोबल कम्युनिकेशन, डेटा ट्रांसफर, वो सारा इनके थ्रू होता है. So the launch of this advisory body, इसका एम है टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड टू दीज केबल्स. कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो जाता है, कोई साइबर अटैक हो गया, राइट. तो वो सारा कुछ आइडेंटिफाई करना, इंश्योर करना टू दैट यू स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ दीज केबल्स, ताकि फिर डिस्ट्रप्शन हो रहा है या फंक्शनिंग अगर डिस्टर्ब हुई है तो वो कंटिन्यू हो एफिशिएंटली, टू रिकवर दैट क्विकली. And governments, industry players and experts, they will collaborate under this initiative to protect the critical infrastructure, to maintain the critical infrastructure. तो अगर context clear हो गया है तो अब आपके लिए ये advisory body को पढ़ना आसान होगा. International Advisory Body for Submarine Cable Resilience एक नया initiative है that is launched by International Telecommunication Union ITU और International Cable Protection Committee. ये क्या है पूरा इनिशिएटिव एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? सबमरीन केबल्स जो होती हैं वो होती हैं, जैसे लगा लीजिए इंटरनेट और कम्युनिकेशन के लिए अंडर वाटर हाईवे. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इंटरनेट डेटा दे कैरी, दे आर क्रिटिकल फॉर थिंग्स लाइक ऑनलाइन कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ग्लोबल ट्रेड. इफ दीज केबल्स आर डैमेज इट कैन डिस्टर्ब. जिस तरीके से वी स्टे कनेक्टेड टुडे, सो इट स्ट्रेंथन द रेजिलियंस ऑफ द सबमरीन केबल्स, जो कि डिजिटल इकोनॉमी, ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही हूँ, उसकी फंक्शनिंग के लिए बहुत एसेंशियल है. इस एडवाइजरी बॉडी में 40 मेंबर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, सीनियर एक्सपर्ट्स हो गए टेलीकम्युनिकेशन के, वो सब हैं. ये जो बॉडी है, the advisory body will meet biannually. Please do remember, हर मतलब कि this will meet annually अगर बोले तो नहीं, biannually. ठीक है जी. Function. What are the functions? It will help government and industries to learn best ways to protect the cables. जैसे how you can make the cable stronger, reducing the risk like accidental break है, natural disaster है, cyber attack है, ensuring कि जो when something goes wrong तो उसका repair भी quickly हो. So promoting those best practices across the government. कौन कौन सी practices? ये जो मैंने आपके साथ share करी है. Helping people who depend on the cable. So the collective experience of the body will help address the need of those जिनकी livelihood depend करती है इन पे. ठीक है,
workers, some supporting industries who rely on the submarine cables, businesses that manage internet connections, data centers, international trade. So, as well as those who are responsible for deploying it, maintaining it, protecting this critical infrastructure. Also provides strategic guidance to address the challenges that are related to increasing traffic, aging infrastructure, growing environmental threats to submarine cables. ठीक है. अच्छा, एक ना इंटरनेशनल केबल प्रोटेक्शन कमेटी की हमने बात करी थी ना, तो वो देख लो. 1958 में इट वाज फाउंडेड. एक ग्लोबल फोरम है फॉर गवर्नमेंट्स एंड कमर्शियल एंटिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन दी सबमरीन केबल इंडस्ट्री. तो व्हाट डज इट डू? इसका मेन जॉब है टू कीप दी मेराइन केबल्स, अंडर सी केबल्स सेफ. उनकी सिक्योरिटी को एनहांस करना बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहां पर यू एक्सचेंज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन एंड एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन. किसी को पॉलिटी में डाउट आ रहा है, सेशंस आर देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, यू कैन रेफर देम, दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो विदाउट एनी कोस्ट, कोई आपको फीस पे नहीं करनी है, नथिंग, दे आर फ्री ऑफ कोस्ट. एंड देयर आर अदर सीरीज ऑल्सो दैट आर गोइंग ऑन, सो यू कैन रेफर देम ऑल्सो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. The Consultative Group on International Agricultural Research, a global leader in the agricultural research, has launched its 2030 Global Strategy for Resilient Drylands. CGIAR, एक major global organization focused on agricultural research. It has launched 2030 Global Strategy for Resilient Drylands. Dryland बोले तो वो लैंड दैट इज ड्राई, रेनफॉल बहुत कम, एरिड कंडीशंस सच एज डेजर्ट्स, सेमी एरिड रीजन्स. सो ये जो रीजन्स हैं दे फेस चैलेंजेस लाइक वाटर स्कैर्सिटी, पुअर सॉइल, वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज. ठीक है, दैट इज व्हाट ड्राईलैंड इज. व्हाट इज GSRD, ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रिजिलियंट ड्राईलैंड्स? इट्स अ प्लान फॉर द फ्यूचर टू इम्प्रूव द रिजिलियंस ऑफ द ड्राईलैंड एरियाज बाय 2030. Focus क्या है? On making these regions more productive, more sustainable for the people who live there, who farm there. What are the goals of it? Farmers को help करना, communities को help करना to deal with the changing weather, agriculture में improve करना, better farming techniques लेकर आना, livelihood support करना, एक stable income मिल जाए farmers के लिए, उन लोगों के लिए that are living in the drylands, and protecting the environment. Drylands are home to millions of people. They are crucial for food security. Climate change और population growth जिस तरीके से हो रही है, they are putting extra pressure on these regions. So we have to understand this global strategy for resilient drylands. अब जो मैंने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा दिया है तो आपको ये सब समझ आ जाएगा कि जो इनिशिएटिव है इट इज स्पीयरहेडेड बाय 1, 2, 3 कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च, International Center for Agricultural Research in the Dry Areas, International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics. क्या करती है ये strategy? This initiative provides a roadmap. कैसे you can enhance food security, biodiversity conserve कर सकते हो. You can build resilient livelihoods for the 2.7 billion people who are inhabiting drylands. कहाँ पर? Particularly Asia और Africa में. It was launched in this 16 Conference of Parties 16 रियाद के अंदर. Extensive consultation के बाद with national research organizations, governments, private sector partners, civil society, it is developed. ताकि you ensure जो specific needs हैं of those dryland regions आप उनको recover करें. CGIAR. It was established in 1975. It is a strategic partnership है तो there will be अलग अलग diverse donors that support 15 international centers working in collaboration with many hundreds of governments, civil society organizations as well as private businesses and the world. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि CGIAR एक पार्टनरशिप है जिसमें सरकारी, बिजनेस, प्राइवेट बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आते हैं. It supports 15 research centers around the world.
ये जो सेंटर्स हैं ये कोलैबोरेट करते हैं विद लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि यू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, यू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड यू रिड्यूस पॉवर्टी। इनके 3 मेन गोल्स हैं। एक तो फूड फॉर द पीपल, helping the poor farmers to grow more healthy and sustainable food. Environment for the people, you protect, you wisely use your natural resources, and policies for the people. तो ये 3 objectives हैं that I have discussed. क्या fair policies लें to help farmers, especially the women and the disadvantaged groups, grow their incomes, improve their lives. ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करो। कैसे करनी है, कितनी बार बताया है? थम्स अप साइन दिख रहा है, क्लिक कर दो, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। कमेंट सेक्शन आपके पास है, यू कैन शेयर योर फीडबैक्स। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल के ऊपर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड्स आइकॉनिक कल्चरल एंड टूरिज्म फेयर दैट इज एनुअली हेल्ड फ्रॉम 1st of December to 10th of December। एनुअल फेस्टिवल है, हर साल होता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होता है। नागालैंड का त्यौहार है ये, 2000 में पहली बार मनाया गया था। नागालैंड की हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये इसका एम है। इंटर ट्राइबल इंटरैक्शन को प्रमोट करना ये इसका एम है। यू ब्लेंडिंग द ट्रेडिशनल विद द कंटेम्प्रेरी इन अ हारमोनियस डिस्प्ले ऑफ यूनिट, ठीक है। So it has this cultural significance. It celebrates the culture of Nagaland, the heritage of Nagaland, the rich traditions. Great Indian Hornbill के नाम पर ये त्योहार का नाम पड़ा Hornbill Festival. That is a bird which is admired by the Naga tribes for its beauty, for their importance in their folklore. ये जो festival है, it brings together all the 16 Naga tribes. They showcase their dance, music, craft, food, art. Visitors can experience tribal rituals, storytelling, games, everything. इसको festivals of festivals बोला जाता है। It is called festivals of festivals. It is held every year क्योंकि it combines all the elements of Nagaland's culture in a one grand event. इंडिया से टूरिज्म अराउंड द वर्ल्ड सब आते हैं to enjoy this vibrant celebrations. मेजर बूस्ट है नागालैंड टूरिज्म के लिए। लोकल बिजनेसेस प्रमोट होते हैं, आर्ट है, क्राफ्ट है, हॉस्पिटैलिटी है, सब इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। यंगर जनरेशन जो है उनको भी एनकरेज करता है टू अप्रिशिएट, यू प्रिजर्व योर कल्चरल रूट्स, जो कि भूलते जा रहे हैं हम, है ना। अपना कल्चर, अपनी रूट्स कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड पता चल गया, टू प्रमोट इंटरैक्शन अमंग द डिफरेंट नागा ट्राइब्स, टू हेल्प प्रिजर्व दैट हेरिटेज। So it is festival of festivals. कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? इट इज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट टूरिज्म एंड आर्ट ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड। Visitors here can enjoy the dance, the music, the games, craft, concerts, fun activities. हर साल ये होता है, right? At the Naga Heritage Village in किसामा, जो कि कोहिमा से 12 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। So it has evolved into celebration, showcasing that diverse and vibrant culture. It was named Hornbill Bird के नाम पे पड़ा, और इस बार की थीम क्या है? कल्चरल कनेक्ट। 2024 की थीम कल्चरल कनेक्ट है। तो यहाँ पर द फेस्टिवल अपील एक्सटेंड्स बियॉन्ड कल्चर, वीविंग टुगेदर मॉडर्निटी and tradition with the activities like Naga wrestling, food, archery, medicine stalls, fashion shows, beauty contests, musical concerts, सब होता है, ठीक है। So that is what this festival is all about. वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, देखो आजकल ना ये ड्रॉट, ड्राई लैंड एरिया, और इस पे जो हम आर्टिकल्स कर रहे हैं ये आप एक नोट बनाते चलें। ये मैं कोई एक भजन कीर्तन संध्या नहीं चल रही है, कोई सत्संग नहीं है। यू हैव टू राइट, इसको लिखो, इसको हाथ चलाओ, मेक योर ओन नोट, स्टार्ट स्क्रिबलिंग, दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज आप ये YT पे, यूट्यूब पे जो भी सेशंस देख रहे हो, एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। सो परफॉर्म योर ड्यूटी ऑल्सो, एंड योर ड्यूटी इज टू लिसन एंड राइट, ठीक है।
क्योंकि एट दी एंड आंसर्स लिखने पड़ेंगे। वहाँ आप ओरली बोलो और वो कैच करें, वो तो नहीं होगा ना, वो इंटरव्यू में होगा। बट इंटरव्यू में जाने के लिए पहले मेंस देना है, मेंस से पहले प्रीलिम्स आ रहा है। ये सारा कंटेंट प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी हो रहा है, लास्ट 6 months और भी इम्पोर्टेंट। डू रेफर, डू रिवाइज, ठीक है। वर्ल्ड ड्रॉट एटलस कहती है कि 75% पॉपुलेशन 2050 तक विल बी अफेक्टेड बाय ड्रॉट। और ये कहते हैं ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो इम्यून है टू ड्रॉट, बट वी हैव टू बेटर प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर इट. So this atlas has been launched by United Nations Convention to Combat Desertification in collaboration with European Commission Joint Research Center. It explains, ये atlas explain करती है कि how worsening drought risks are linked to human activities. कि आप जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो वही एक्टिविटीज लिंक्ड है जिस तरीके से ड्रॉट रिस्क और वर्सन हो रहा है, कनेक्टेड है ये. हाउ योर ह्यूमन एक्टिविटीज आर वर्सनिंग दिस सिचुएशन. क्या ड्रॉट का इम्पैक्ट होगा 5 अलग अलग एरियाज पे, वाटर सप्लाई पे, एग्रीकल्चर पे, हाइड्रो पावर पे, इनलैंड नेविगेशन पे, इकोसिस्टम पे, ये 5 पिलर्स पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा वो उन्होंने डिस्कस किया है. ठीक है, वो कहते हैं कि इन्होंने 21 केस स्टडीज फीचर करी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यही प्रूव करने के लिए कि ड्रॉट कैन अफेक्ट एनी प्लेस. You share your lessons, you prepare your actions. What can we do to prepare better ourselves? Have concrete solutions in your hand. जिसमें governance, early warning system, micro insurance for smallholder farmers, प्राइसिंग स्कीम फॉर वाटर यूसेज, गुड गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है. आप जिस तरीके से लैंड को यूज करते हो वो मैनेजमेंट, लैंड रिस्टोरेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री करो, एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई की वेस्ट वाटर यूज करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैनेज करो, प्रॉपर कंजर्वेशन करो. तो ये स्टेप्स लेने हैं. यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं विद द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज ये जो कास्ट सेंसस है ना, इस टाइम पे एक पॉलिटिकल इशू है. सो हमें कास्ट सेंसस के बारे में पढ़ना है. कास्ट सेंसस क्या है? आप गणना कर रहे हो, यू काउंटिंग द नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर कास्ट. अच्छा, इतने SC, इतने OBC, इतने ST, ये काउंट कर रहे हो आप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कितने SC, कितने ST, कितने OBC, यू आर ब्रेकिंग देम डाउन इनटू स्मॉलर सब कास्ट, राइट. सो कास्ट सेंसस, देखो इसके इंपॉर्टेंस भी है, इसके चैलेंजेस भी हैं, और वी हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑल्सो. 3 हेडिंग्स होती हैं. व्हाट इज कास्ट सेंसस, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कास्ट सेंसस, उसके इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस. ठीक है, सो वो तो मैंने आपको बता ही दिया. अब कास्ट सेंसस की ज़रूरत क्या है? देखो, अगर मुझे पता हो इतने SCs हैं, इतने STs हैं, हमें रिजर्वेशन पता है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन भी होता है. वी हैव टू मेक श्योर दैट पीपल आर ट्रीटेड फेयरली, इक्वली. देखो, एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम और एक होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. फर्क है इन दोनों में. एक में तो आप कहते हो कि मैंने बोला चलो ये फॉर्म सबके लिए अवेलेबल है, यहाँ पे आपने इक्वालिटी दिखा दी अपनी, बट क्या वो एक्चुअल में एक्सेस कर पा रहे हैं? क्या हर कोई, क्या अगर फॉर्म सबके लिए ओपन कर दिया है, क्या वो पर्सन को आपने मतलब इतनी रिसोर्सेज दिए कि वो एक रिमोट कॉर्नर से, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्या सुविधाएं हैं कि वो पढ़ पाए, लिख पाए और वो फॉर्म फिल कर पाए, राइट. ये एक लाइन है. इस लाइन में हमने बोला है कि सब एक ही लाइन में खड़े हो जाइए, सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, चाहे उसमें कोई डिसेबल्ड भी हो, चाहे कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी हो, सब एक लाइन में खड़े होंगे. इक्वालिटी. अच्छा, फिर क्या ये इनइक्वालिटी होगी कि अगर मैं डिसेबल्ड के लिए अलग लाइन बना दूं और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अलग लाइन बना दूं? यही बात है, राइट. तो यहां पर caste census helps you to understand the real number of people belonging to different castes, and by knowing
The government can make better decisions about where to focus its resources. Education, job, healthcare. सरकार बेटर बेनिफिट्स लाइक दे सकती है, जैसे रिजर्व सीट्स हो गई एजुकेशन में, जॉब्स में, टू इम्प्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स. अगर आपके पास एक्यूरेट कास्ट डेटा होगा, यू कैन एड्रेस द गैप्स, इनिक्विटीज एड्रेस करोगे, पॉलिसीज अच्छी बनेंगी, इफेक्टिवनेस देखोगे, एंड गुड गवर्नेंस विल बी देयर, रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट कर पाओगे. पहला कास्ट सेंसस ब्रिटिश एरा में 1871-72 में हुआ और लास्ट कास्ट डेटा जो कलेक्ट किया था 1931 में. पोस्ट इंडिपेंडेंस 2011 में हुआ, जिसने आइडेंटिफाई किया कि ओवर 46.7 लाख कास्ट हैं, बट डेटा इनकंसिस्टेंसी बहुत थी. तो कास्ट सेंसस इसीलिए जरूरी है, बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हो आप. बिहार में भी कास्ट सेंसस हुआ 2023 का, राइट. यू रीशेप सर्टेन थिंग्स, जो नेग्लेक्टेड कास्ट ग्रुप्स हैं आप वो आइडेंटिफाई करते हो. रिसोर्स एलोकेशन ढंग से होता है, गुड गवर्नेंस होती है, जिसमें हेल्थ केयर इंटरवेंशंस होगी, वेलफेयर स्कीम्स का इम्पैक्ट, पूरा इम्प्लीमेंटेशन आप देखते हो. इट प्रोवाइड्स, यू एड्रेस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द SC, ST, OBC रिजर्वेशंस. बट दिक्कत ये है कि कब देखो, एक तो ना कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे सेन इन बंगाल अपर कास्ट है, बट वही सेन इन अदर रीजन इट इज अ OBC बार्बर कास्ट. तो रीजनल वेरिएशन के चलते it leads to misclassification. Upward downward mobility claims, ये भी एक चैलेंज है कास्ट सेंसस के अंदर. तो ऐसे करके बहुत चैलेंजेस हैं. We have to address these challenges. People, देखो, upward downward mobility claims मतलब a person might be claiming to be a lower caste to get the reservation in the education or jobs. They misreport their caste, ये भी हो सकता है. Administrative feasibility, the government may not have enough trained people, enumerators, to collect the data properly. Accurate census कंडक्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. और डेटा इंटीग्रिटी, किसी का कास्ट, देयर इज अ रिस्क ना कि some groups might manipulate the data to suit their own needs. Social pressure, political pressure and societal divisions भी होंगी. सोल्यूशन यही है कि एक तो स्टैंडर्डाइज मेथोडोलॉजी हो, क्लियर गाइडलाइंस हो, ट्रेनिंग दो जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो प्रॉपरली हो, डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी लेकर आओ इसके अंदर, प्रोएक्टिव पॉलिसीज हो, एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, जिसमें एकेडमिशियंस, पॉलिसी मेकर, सोशल लीडर सब इन्वॉल्व हो, ताकि यू इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो दिस वाज द होल सेशन. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू Shriram's IAS. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट. थैंक यू.